रियल स्पोकन स्टेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 50 ऐसे प्लस वाक्यों का अनुवाद इंग्लिश में कराया जाएगा। जो आप अगर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आपको इंग्लिश बोलने की जो जर्नी है वो काफ़ी आसान लगेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, 50 प्लस वाक्यों का अनुवाद करते हैं इंग्लिश में, ताकि हमारी जो इंग्लिश की कॉन्फिडेंस है वो आगे लेवल तक जा सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग काफ़ी कंसेप्ट सीखने वाले हैं, काफ़ी कंसेप्ट, यानी कि जो भी बेसिक रूल है कि ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है उन सभी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पे क्या दिए हैं, यूज ऑफ एम, इज, आर, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, यह अगर कोई भी सेंटेंस दिया रहता है उसमें अगर मेन वर्ब दूसरा नहीं रहता है, मेन वर्ब यानी कि कोई भी वर्ब होता है वो एक्शन यानी कि कार्य को दर्शाता है, लेकिन अगर कोई भी एक्शन ना हुआ होता है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं यही आपके मेन वर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझते हुए 50 प्लस वाक्यों का अनुवाद करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रियल स्पोकन स्टेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि इस 1 साल की जर्नी में अगर आप मेरे साथ रहें तो इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख जाइएगा। दोस्तों, आगे जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं यूज, एम, इज और आर का। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले एक रूल देखते हैं। जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या हैं मुख्य क्रिया रहता है तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, जो अभी आप पढ़े होंगे तो वर्ब, मैं यहाँ पे लिख कर बताता हूँ। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, ठीक है ना, क्रिया यानी कि एक्शन, यानी कि वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, यानी कि कोई भी जो वर्ब का वर्ड होता है वह किसी न किसी एक्शन को दर्शाता है। यानी कि जैसे हम लिखते हैं प्ले, प्ले का अर्थ क्या होता है, प्ले मीन्स होता है खेलना। क्या होता है प्ले मीन्स खेलना। जो देखिए खेलना है ना, यह एक कार्य है, यह एक्शन है, ठीक है। उसी तरह हम लिखते हैं यहाँ पे रन, RUN, रन, रन का अर्थ होता है दौड़ना। क्या होता है, दौड़ना। तो देखिए दौड़ना क्या है, यह एक कार्य है। तो देखिए यहाँ पे वैसे शब्द नहीं दिए होंगे कि वह वर्ड जो है एक्शन को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे ये मेन वर्ब जो है एक्शन वाली वो नहीं रहेंगी। देखिए वर्ब का अर्थ और भी होता है, जैसे कोई भी अगर अवस्था है व्यक्ति की उसको भी वर्ब दर्शाता है, किसी इवेंट को भी वर्ब दर्शाता है। जैसे हम किसी व्यक्ति की अवस्था को दर्शाते हैं, जैसे ये बोलते हैं राम एक शिक्षक है, ठीक है। जैसे मोहन एक लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्शन है वहाँ पे ये कोई हो नहीं रही है इस सेंटेंस में, लेकिन यह चीज़ है कि किसी व्यक्ति को, यानी कि किसी व्यक्ति की अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, तो शिक्षक है, वो क्या है, तो लड़का है, ठीक है। हम ये बोलते हैं वो एक अभियंता है, यानी कि इंजीनियर है, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे वर्ड होते हैं जिसमें हमें अवस्था को दर्शाना होता है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे है, हैं, हो या फिर हैं, ये जो यहाँ पे शब्द है यह क्या होते हैं, ये अवस्था को दर्शाने के लिए आते हैं। तो हम इन्हीं में क्या करते हैं, यूज एम, इज, आर। दोस्तों, एम, इज, आर जो है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आता है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है यही आपका क्या कहला जाएगा, मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब ही ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी अवस्था को हम दर्शाएंगे किसी की, ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएंगी, मेन वर्ब, ठीक है। तो यही चीज़ें हमारी हो जाएंगी यूज में एम, इज, आर, जब हम किसी व्यक्ति को अवस्था को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम इसे यूज करना सीखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ गए। अब हम ये समझते हैं कि जब ये चीज़ें रहे एम, इज और आर, तो कहाँ एम होगा, कहाँ इज होगा और कहाँ आर होगा, ये किस सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है, ये चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ग्रामर यानी व्याकरण में पर्सन का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो बातचीत में शामिल है। इसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कौन बोल रहा है, किससे बोला जा रहा है या किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो पर्सन का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, देखिए पर्सन का अर्थ ये हुआ कि वह व्यक्ति जो बातचीत में शामिल हो, ठीक है। इसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कौन बोल रहा है, ठीक है, और किससे बोला जा रहा है या किसके बारे में बात हो रही है। ओके, ये समझ गए चीज़ है। हम आगे इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं।
ये समझ जाइए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों व्याकरण में पर्सन यानी कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। अगर बात बोला जाए कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए 3 प्रकार में सबसे जो पहला प्रकार है वो है फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि यह वह व्यक्ति है जो बात कर रहा है, यानी कि बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है उत्तम पुरुष की फर्स्ट पर्सन। कि यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, आई एम प्लेइंग यानी कि मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यानी खेल रहा हूँ, जब अपने खुद के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष। जो व्यक्ति बोल रहा है खुद, उसके लिए यूज होता है, वो होता है उत्तम पुरुष यानी कि मैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो मैं का इंग्लिश में जो वर्ड दिया जाता है वो होता है आई का अर्थ होता है मैं। ठीक है, तो मैं क्या है, तो मैं एक सिंगुलर पर्सन है, यानी सिंगुलर पर्सन यानी कि सिर्फ वो एक व्यक्ति है और खुद के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और जब भी हम बात करेंगे उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन की प्लुरल की, यानी कि प्लुरल इसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक हो, और सिंगुलर का अर्थ होता है एक। ठीक है, तो यहाँ पे बहुवचन प्लुरल जो वर्ड हो जाएगा यहाँ पे उत्तम पुरुष के लिए वो हो जाएगा वी का अर्थ होता है हम। ओके, ये आप दोनों बातें समझ गए। सेकेंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष, इसे आप समझ लीजिए, यह वह व्यक्ति होता है जिससे बात की जा रही है, यानी कि सुनने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है आपका मध्यम पुरुष। ठीक है, इसमें एक वचन और बहुवचन दोनों ही यू होता है। यू का अर्थ होता है तुम या आप। ओके, कहीं कहीं पे बुक में दिया रहता है कि सिंगुलर इसका नहीं है सेकेंड पर्सन का, यानी कि जो सिंगुलर है और प्लुरल, तो देखिए सिंगुलर में यू नहीं दिया रहता है, प्लुरल में दिया रहता है यानी कि यू। क्यों? क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को यहाँ पे परिभाषित कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, इसीलिए। लेकिन यहाँ पे हम एक वचन और बहुवचन यानी कि सिंगुलर और प्लुरल दोनों में यू का प्रयोग करेंगे सेकेंड पर्सन के रूप में। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लेते हैं, लिखा गया है यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। देखिए 2 लड़के खड़े हैं, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है सिर्फ वही है। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, तो जो बोल रहा है तुम मेरे दोस्त हो, तो बोलने वाला क्या हो गया, बोलने वाला हो गया फर्स्ट पर्सन। आपको मैं समझाया हूँ पिछले यहाँ पे कंसेप्ट में कि जो बोल रहा है उसे बोलेंगे फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोल रहा है व्यक्ति, और जो सुन रहा है आगे उसका दोस्त यानी कि तुम मेरे दोस्त हो, तो वो हो जाएगा आपका सेकेंड पुरुष यानी कि मध्यम पुरुष। तो जो सुनने वाला व्यक्ति है, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वो होता है सेकेंड पर्सन। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष। देखिए यह क्या है, यह वह व्यक्ति या वस्तु होती है जिसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन वह वहाँ उपस्थित नहीं है या सुनने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर 2 व्यक्ति हैं, अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अगर तीसरा व्यक्ति वहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, तो वही होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी कि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, लेकिन किसी और के बारे में बात कर लेते हैं, अन्य व्यक्तियों के जो वहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो वही कहलाएंगे थर्ड पर्सन। ठीक है ना, यानी कि अन्य पुरुष। समझ गए दोस्तों? देखिए इसमें होता है एक वचन सिंगुलर, ठीक है, और यहाँ पे भी होता है बहुवचन प्लुरल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक वचन में क्या है, ही, सी, इट या किसी का नाम, यानी कि किसी एक व्यक्तियों का नाम, जैसे राम, श्याम। समझ गए? जैसे कि ये कह लीजिए यहाँ पे जो नाउन होता है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर का अर्थ होता है एक और नाउन का अर्थ होता है नाम, यानी कि किसी व्यक्तियों का नाम यानी कि संज्ञा। समझ गए ना? तो एक व्यक्ति रहेगा तो यहाँ पे एक वचन सिंगुलर हो जाएगा, जिसमें ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउंस हैं, तो यहाँ पे उनके साथ भी लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका जो बहुवचन आता है प्लुरल, ये होता है दे, यानी कि वे या फिर वे लोग। समझ गए? तो अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो सबसे पहले ही, सी, इट या किसी एक का नाम, जैसे राम, सीता या सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो उसके बाद अगर प्लुरल का बात कर लेते हैं तो दे यानी कि वे या वे लोग। समझ गए? तो यहाँ तो जैसे उदाहरण ले लेते हैं एक, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। नहीं बोलते हैं 2 व्यक्ति होते हैं, अरे यार राम बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करता रहता है। तो ऐसे जब व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा, लेकिन उसके बारे में बात किया जाएगा, तो 2 व्यक्ति होंगे। तो जो यहाँ पे तीसरे के बारे में बात करेंगे वो हो जाएगा यहाँ पे थर्ड पर्सन। ओके, समझ गए? तो ये चीज़ें हम आपको इसीलिए बताए हैं ताकि कंसेप्ट आप समझ जाएं, ताकि जब सब्जेक्ट आए तो आप उसको पहचान सकें,
कौन सा सिंगुलर है, प्लूरल है, यह किस पर्सन यानी कि यह किस पर्सन के अंतर्गत आता है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि एम, इज और आर कहाँ कहाँ लगाइएगा, किस किस सब्जेक्ट के साथ, किस किस कर्ता के साथ आप एम, इज, आर लगाइएगा, क्योंकि इसको अगर आप सीख गए तो फिर आप आगे बहुत ही आसानी से सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे संक्षिप्त में यानी कि इसका एक शॉर्टकट मेथड से, चलिए आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे अंग्रेजी शब्द है, यहाँ पे हिंदी शब्द है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे पर्सन दिया गया है, यहाँ पे कौन है, अंग्रेजी शब्द और हिंदी शब्द है। देखिए फर्स्ट पर्सन कौन होता है, तो बोलने वाला। कौन होता है, बोलने वाला। अंग्रेजी शब्द इसका क्या है, आई और वी है। आई यानी कि मैं, वी माने हम। आई क्या हो जाएगा, सिंगुलर, वी हो जाएंगे प्लूरल। यहाँ पे हिंदी में दिया गया है मैं और हम। ओके। सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन कौन होता है, तो सुनने वाला यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, यू, तुम और आप, समझ गए। और थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात हो, ही, सी, इट, दे, ओके, जैसे वह, वे, यह, समझ गए। तो ये सब सारी चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे चलिए मैं अब आपको बताता हूँ फाइनली कि एम, इज एंड आर का यूज कैसे करेंगे और कब करेंगे। देखिए दोस्तों, आई, कभी भी आई का अर्थ होता है मैं। जब भी आई का उपयोग आप कीजिएगा, सब्जेक्ट आई का, यानी कि जो आई लिखा रहता है कहीं भी, तो उसके साथ आप एम का यूज कीजिएगा। किस चीज़ का, यानी कि जो वर्ब होता है आई के साथ कौन सा लगता है, एम। कौन सा, एम, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे यू, वी, दे, द बॉयज, राम एंड श्याम। कहने का अर्थ ये है कि यू ये भी प्लूरल है, वी ये भी प्लूरल है, दे ये भी प्लूरल, और यहाँ पे द बॉयज ये भी प्लूरल, और राम एंड श्याम दो व्यक्तियों का नाम है तो ये भी प्लूरल है, यानी कि यहाँ पे बहुवचन है। तो जब भी बहुवचन है, जो भी सब्जेक्ट, इन सभी के साथ आप आर का यूज कीजिएगा। किसका यूज कीजिएगा दोस्तों, आर का। और कभी भी एक वचन यानी कि ही, सी, इट, राम, सीता या फिर सिंगुलर नाउन आ जाए कोई, ठीक है, तो उसमें आप हमेशा इज का यूज कीजिएगा। एक बार इसे अच्छे से ध्यान कर लीजिए, एक बार मैं आपको रिवीजन भी करवा देता हूँ। आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। उसके बाद यू, वी, दे, द बॉयज, राम एंड श्याम, इन सब सारे शब्द, ये सब सारे शब्द क्या है, बहुवचन यानी कि प्लूरल है, साथ यूज किया जाएगा आर। ओके। और ही, सी, इट, राम और सीता सब क्या है, ये सब है सिंगुलर, तो इसके साथ ये यूज किया जाएगा इज। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और 50+ ऐसे शब्दों का अनुवाद करते हैं जो कि इंग्लिश जर्नी को काफ़ी आसान बनाने वाली, यानी कि स्पोकन इंग्लिश की दुनिया में आपको और भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करेंगे। इसका आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, डेली बेसिस पे, जब तक आप इसको बोलना ना सीख जाएं और ऐसे अन्य शब्दों का भी आप ट्रांसलेट ना करना सीख जाएं, इसे प्रैक्टिस में रखिएगा। समझ गए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके पास प्रश्न आ चुके हैं और हमें यूज करना है एम, इज और आर। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इंग्लिश में जब आप अनुवाद करते हैं तो इंग्लिश में जो सेंटेंस दिए रहते हैं, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि उसका ढांचा क्या रहता है, तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यह एक आपके स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, यानी कि इसी स्ट्रक्चर पे सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, बने होते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कि कोई वाक्य में जिसके बारे में बात किया जाता है वो होता है सब्जेक्ट। वर्ब यानी कि उस सेंटेंस में जो भी क्रिया होती है उसे हम बोलेंगे वर्ब। और ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट जब काम करता है उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे बोलते हैं सिंपली ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक सेंटेंस को लेकर यानी कि वाक्य को लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो फिर रटने की कोई आवश्यकता नहीं, कितना भी बड़ा आपको वाक्य मिले आप उसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया गया मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। देखिए यहाँ पे अगर बात करें सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, मैं खुश हूँ। तो देखिए यहाँ पे जिसके बारे में बात चल रही है यानी कि जो लड़का खुश है वो क्या है, मैं यानी कि आई। यहाँ पे मैं यानी कि आई
मैं खुश हूँ। ठीक है, हूँ का अर्थ ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर कोई भी मुख्य क्रिया नहीं दिया गया है, मेन वर्ब जिसमें काम का पता चले, लेकिन यहाँ पे यह एक अवस्था को शो हो रहा है कि मैं खुश हूँ। ठीक है ना, होना क्या है, यह एक अवस्था को यानी कि एक परिस्थिति को शो करा रही है, तो ये हो जाएगा वर्ब। तो यानी कि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, और वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा, एम। ये हो जाएगा वर्ब। ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, खुश। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, खुश, तो यहाँ पे आई एम हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हैप्पी। यहाँ पे जगह कम है इसलिए यहाँ पे HAPPY नहीं लिख पाया, एच लिख दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप समझ गए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो भी सेंटेंस दिया रहता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या होता है, जो भी उसमें क्रिया होती है, काम होता है, एक्शन होता है, और ऑब्जेक्ट होता है जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करेगा, जिसका प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें आप समझ गए, तो चलिए इंग्लिश में इसका अनुवाद करते हैं। देखिए यहाँ पे है मैं खुश हूँ। ठीक है, तो मैं के लिए क्या लगाइएगा, मैं का हो जाएगा आई। आपको बताए ही थे, मैं के लिए क्या लगाइएगा, आई। तो यहाँ पे और क्रिया क्या है, हूँ, यानी कि ये अवस्था दर्शा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई के साथ क्या लगता है, बताए ही थे, एम। और क्या हूँ, तो खुश हूँ, यानी कि हैप्पी। तो इसका हो जाएगा आई एम हैप्पी। तो अगर इसे आप शॉर्ट में बोलिएगा तो इसे बोलिएगा आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, यानी कि मैं खुश हूँ। ठीक है, उसके बाद इसे समझ लीजिए, उसके बाद तो फिर जल्दी जल्दी हम इन चीज़ों को ट्रांसलेट करेंगे। मैं तैयार हूँ, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई के साथ कौन सी क्रिया लगती है, एम। ठीक है, और क्या हूँ, तैयार। तो तैयार क्या स्पेलिंग हो जाएगा, यानी कि वर्ड हो जाएगा रेडी। ओके, तो आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। समझ गए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं यानी कि आई लगा दीजिएगा, हूँ के लिए क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को रख दीजिएगा, तो हो जाएगा रेडी। तो इसी तरह आप बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते चले जाइए ट्रांसलेशन को। इसे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ ही। इसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किस तरह से इसे बोलना है। ओके, पहला जो सेंटेंस है वो है मैं धनी हूँ। मैं धनी हूँ, मैं यानी कि आई, हूँ यानी कि एम, और धनी का हो जाएगा रिच। तो आई एम रिच, आई एम रिच। शॉर्ट में इसे कैसे बोलेंगे, आई एम रिच, आई एम रिच। ओके, हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं। वी हो जाएगा हम लोग के लिए। वी के साथ कौन सी वर्ब लगती है, तो आर। उसके बाद हो जाएगा गरीब के लिए पुअर। तो वी आर पुअर, वी आर पुअर। शॉर्ट में बोलिएगा वी आर पुअर, वी आर पुअर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी कि जो वाक्य दिया गया है वो है हम लोग दयालु हैं। तो हम लोग के लिए हो जाएगा वी, उसके साथ लगाइएगा आर, और उसके बाद दयालु को हो जाएगा काइंड, यानी कि वी आर काइंड, वी आर काइंड। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं। वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। आप अच्छे हैं। यू आपके लिए कौन सी वर्ड यूज होती है, यू के साथ आर लगता है, और अच्छे के लिए हो जाएगा गुड। आप अच्छे हैं, यू आर गुड, यू आर गुड। आप धनी हैं, आप धनी हैं। यू आर रिच, यू आर रिच, यू आर रिच। उसके बाद होता है आप लोग तैयार हैं, आप लोग तैयार हैं। यू आर रेडी, यू आर रेडी। नेक्स्ट है तुम गरीब हो, यू आर पुअर, यू आर पुअर। नेक्स्ट है तुम लोग उदास हो, तुम लोग उदास हो। यू आर सैड, यू आर सैड। ठीक है, वह अच्छा है। ही इज गुड, वह के लिए जब यहाँ पे किसी बॉय के बारे में, लड़के के बारे में बात की जाएगा, यानी कि मेल के, तो वहाँ पे यूज कीजिएगा ही, वहाँ पे ही यूज कीजिएगा, यानी कि लड़का के लिए ही हो जाएगा। ठीक है, और लड़की के बाद जब चले यानी कि फीमेल की, तो यहाँ पे सी लगाइएगा। समझ गए दोस्तों, लड़के के लिए यहाँ पे ही, लड़की के लिए सी। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया गया है वह अच्छा है, वह अच्छा है। अगर यहीं पे लिखा जाता वह अच्छी है, तो अच्छी यानी कि लड़की, तो वहाँ पे सी लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया गया है वह अच्छा है, तो ही इज गुड। ही के साथ यहाँ पे इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है ना, तो ही इज
गुड, ही इज गुड। वह अच्छी है, वह अच्छी है। सी इज गुड, सी इज गुड। राम नेक है, राम इज जेंटल। राम नेक है, राम इज जेंटल। सीता बीमार है, सीता बीमार है। सीता इज, यहाँ पे सीता नाम है किसी का, ठीक है ना। राम जैसे नाम था तो राम के साथ इज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ इज लगाइएगा। मैंने आपको बताया है कंसेप्ट में। तो सीता बीमार है, सीता इज सिक, सीता इज सिक। सिक यानी बीमार भी होता है और इल का मतलब भी बीमार होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सिक मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीता इज सिक। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है मोहन स्वस्थ है, मोहन स्वस्थ है। मोहन इज हेल्दी, मोहन इज हेल्दी। नेक्स्ट है गीता तैयार है, गीता इज रेडी, गीता इज रेडी। यह लाल है। देखिए जब भी वाक्य में किसी वस्तु के बारे में बताया जाता है ना, तो देखिए वस्तु के लिए हमें इट का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो भी निर्जीव वस्तुएं होती है ना, उसके लिए आप इट जो होता है सब्जेक्ट उसका यूज कीजिएगा, ठीक है, समझ गए ना। यानी कि जो भी निर्जीव वस्तुएं होती है उसके लिए, समझ गया। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको और इसका ट्रांसलेशन बना के बता दूँ। यह लाल है, इट इज़ रेड, इट इज़ रेड। यह मजबूत है, यह मजबूत है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इट इज़ स्ट्रॉन्ग। वे लोग तैयार हैं, वे लोग के हो जाएगा दे के साथ आर लगेगा क्योंकि यह प्लूरल है, ठीक है ना। ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा तैयार का रेडी। तो वे लोग तैयार हैं, दे आर रेडी, दे आर रेडी। अगला जो वाक्य है वो है वे लोग खुश हैं, वे लोग खुश हैं। दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। लड़के उदास हैं, लड़के उदास हैं। द बॉयज आर सैड, द बॉयज आर सैड। बच्चे प्रसन्न हैं, ठीक है ना। यानी कि जो हैप्पी होता है खुश, उसी को प्रसन्न भी बोला जाता है। द चिल्ड्रेन आर हैप्पी, द चिल्ड्रेन आर हैप्पी। राम और मोहन अमीर हैं। देखिए यहाँ पे दो नाम का यूज किया गया है यहाँ पे, इसलिए थर्ड पर्सन का प्लूरल है, ठीक है ना। यानी कि जो थर्ड पर्सन है उसका यह बहुवचन रूप है। यहाँ पे दिया गया है राम और मोहन अमीर है। राम एंड मोहन आर रिच, राम एंड मोहन आर रिच। देखिए जब भी राम और मोहन दिया रहेगा तो सबसे पहले किसी भी नाम दिया रहेगा तो उसको लगाइएगा राम एंड मोहन। जैसे यहाँ पे दिया गया है राम एंड मोहन, तो दो नाम को एंड से आप जोड़ लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप फिर से वर्ब का यूज कीजिएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट रखिएगा, ठीक है। तो राम और मोहन अमीर है, राम एंड मोहन आर रिच। आप बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिमान हैं। यू आर वाइज, यू आर वाइज। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे राम बहादुर है, राम बहादुर है। राम इज ब्रेव, राम इज ब्रेव। वह मोटा है, वह मोटा है। इसके लिए हो जाएगा ही इज फैट, ही इज फैट। मैं मदन हूँ, आई एम मदन, आई एम मदन। जैसे आप एक प्रैक्टिस ये भी कर लीजिए, आप अपना नाम रख लीजिए और उसके साथ इस सेंटेंस को बना लीजिए, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम रंजीत है, आई एम रंजीत, आई एम रंजीत। अब देखिए वह सीता है, सी इज सीता, सी इज सीता। वह राम है, ही इज राम, ही इज राम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए थोड़ा इस तरह लेफ्ट और राइट हो गया है, कोई बात नहीं। हम इधर राइट में है हिंदी शब्द यानी कि सेंटेंस और लेफ्ट में है इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो तुम के लिए हो जाएगा यू, ठीक है। और हो के लिए हो जाएगा आर, यानी कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ पे तो हो गए, सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा यू और वर्ब के रूप में हो जाएगा यहाँ पे आर, ठीक है ना। और बाकी जितने भी बचे वो क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो तो माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। जब भी 12 स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो आप इसी तरह तोड़ के बना लीजिएगा, ठीक है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे नेक्स्ट जो वाक्य दिया गया है वो है हम सहपाठी हैं, हम सहपाठी हैं। हो जाएगा वी आर क्लासमेट्स, वी आर क्लासमेट्स। यानी कि जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आपके दोस्त हैं या फिर जानने वाले हैं तो बोलिएगा। अगर सामने रहेंगे
अगर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति वहीं पे खड़ा हो तो आप दूसरे व्यक्ति से क्या कीजिएगा, ही इज माई क्लासमेट्स, यानी कि वह मेरा सहपाठी है। समझ गए। नेक्स्ट है वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसके लिए हो जाएगा दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी ऐसे कीजिएगा, वे के लिए हो जाएगा, वे के लिए दे, और यहाँ पे क्या कीजिएगा उसके साथ है, तो है के लिए हो जाएगा आर। ठीक है। और खेलना के लिए क्या हो जाएगा, खेल रहे हैं, उसके लिए हो जाएगा प्लेइंग, तो प्लेइंग दिया है, और लास्ट में आएगा फुटबॉल। ठीक है। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, तो जैसे हम बनाते नहीं थे कि हम खुश हैं, मैं खुश हूँ, उसी तरह आप बनाइएगा। ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पे जैसे खुश है, तो यहाँ पे बहुत के लिए जो वर्ड आएगा उसको बस एक पहले आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत खुश हैं, वी आर वेरी हैप्पी, तो बहुत के लिए हो जाएगा वेरी। ठीक है ना, बहुत के लिए हो जाएगा वेरी। नेक्स्ट वर्ड है आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत दयालु हैं, हो जाएगा यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी काइंड। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट जो वाक्य दिए हैं उनका हम लोग अनुवाद करते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे है पक्षी उड़ रहे हैं। देखिए उड़ रहे हैं, इससे क्या होता है कि एक पक्षी की बात नहीं हो रही है, दो या दो से अधिक पक्षियों की बात चल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा बर्ड्स, पक्षी के लिए बर्ड्स, और बर्ड्स यानी कि जब प्लुरल हो गया तो इसके साथ लगेगा आर, और उड़ना का क्या हो जाता है फ्लाइंग, यानी कि यहाँ पे काम चल रही है, यानी कि कंटिन्यू है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब फोर का यूज करेंगे, यानी कि V1 + ing, उसी को वर्ब फोर बोल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पक्षी उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग, ये आम मीठे हैं। देखिए इस सेंटेंस को आप अच्छे से देखिएगा, यानी इस वाक्य को, ये आम मीठे हैं, ये आम मीठे हैं, तो ये जो यहाँ पे शब्द दिया गया है हिंदी में, उसका इंग्लिश में शब्द होता है दीज, दीज का मतलब होता है ये। ठीक है। और देखिए आम मीठे हैं, तो यहाँ पे भी प्लुरल का बात हो रहा है, यानी कि दो या दो से अधिक आमों की बात चलाई जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैंगोज, मैंगोज। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आर, आर हो जाएगा क्योंकि प्लुरल है, इसके साथ हम आर यूज करेंगे, और मीठे का हो जाता है स्वीट। ठीक है ना। तो ये आम मीठे हैं, दीज मैंगोज आर स्वीट, दीज मैंगोज आर स्वीट। समझ गए। नेक्स्ट है मेरे माता पिता घर पर हैं, मेरे माता पिता घर पर हैं, तो देखिए मेरे माता पिता, इसका क्या हो जाएगा माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, पेरेंट्स में माता और पिता दोनों होते हैं, इसीलिए प्लुरल हो गया। इसके साथ क्या यूज कीजिएगा है पे आर, तो मेरे माता पिता हैं, कहाँ हैं घर पर, तो यहाँ पे हो जाएगा एट होम, एट होम, तो मेरे माता पिता घर पर हैं, माई पेरेंट्स आर एट होम, माई पेरेंट्स आर एट होम। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसे देख लेते हैं, वे आज नहीं आ रहे हैं, वे आज नहीं आ रहे हैं, दे आर, वे हो जाएगा दे, और यहाँ पे है के लिए यूज कीजिएगा आर, क्योंकि प्लुरल है। और देखिए नहीं आ रहे हैं तो हो जाएगा नॉट कमिंग, और आज हो जाएगा टुडे, तो इसे किसे, तो इसे कैसे बनेगा, वे आज नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग टुडे, दे आर नॉट कमिंग टुडे। नेक्स्ट है हम भारतीय हैं, यह तो बहुत ही फेमस लाइन है, हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। नेक्स्ट देख लीजिए सेंटेंस क्या है और उसे ही बनाते हैं। बच्चे पार्क में हैं, बच्चे पार्क में हैं, द चिल्ड्रेन आर इन द पार्क, द चिल्ड्रेन आर इन द पार्क। देखिए बच्चे के लिए क्या हो जाएंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, और हैं के लिए हो जाएगा आर। अब कहाँ हैं पार्क में, पार्क में, तो जब भी यहाँ पे मे का यूज होगा, या फिर कहीं भी स्थान पे दिया रहेगा, तो आप उसे यूज कर लीजिएगा इन के साथ। ठीक है। इन द पार्क, इन द पार्क। तुम्हें स्कूल के लिए देर हो गई है, जैसे कोई अगर मान लीजिए आप जब माता पिता बन जाइएगा, आपके बच्चे होंगे, तो आप बच्चों से किस तरह बोलिएगा, अगर वो लेट हो जाएंगे तो बोलिएगा
तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो गई है, ठीक है ना। जब वो लेट हो जाएंगे तो देखिए कैसे बोलेगा इंग्लिश में, यू आर लेट फॉर स्कूल, यू आर लेट फॉर स्कूल, तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो गई है। नेक्स्ट है हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है, वी आर हंग्री, वी आर हंग्री, हमें भूख लगी है, ठीक है। या फिर ऐसे बना दीजिएगा हम भूखे हैं, वी आर हंग्री, वी आर हंग्री। वे पेड़ बहुत बड़े हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वे पेड़, वे पेड़। तो दोज ट्रीज, दोज ट्रीज है के लिए यूज कर लीजिएगा आर, और क्या है, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, वेरी बिग, वे पेड़ बहुत बड़े हैं, दोज ट्रीज आर वेरी बिग, दोज ट्रीज आर वेरी बिग। तारे चमक रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, स्टार्स आर शाइनिंग, स्टार्स आर शाइनिंग। नेक्स्ट वाक्य है वे अच्छे खिलाड़ी हैं, वे अच्छे खिलाड़ी हैं, वे के लिए यूज हो जाएगा दे, हैं के लिए आर क्योंकि यह प्लूरल है, और अच्छे खिलाड़ी क्या हो जाएगा, गुड प्लेयर्स, ठीक है। तो वे अच्छे खिलाड़ी हैं, दे आर गुड प्लेयर्स, दे आर गुड प्लेयर्स, ठीक है। हम टीवी देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग टीवी, वी आर वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट वाक्य है हम टीवी देख रहे हैं, इसे कैसे बोलेंगे हम, वी आर वॉचिंग टीवी, वी आर वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है तुम एक चतुर लड़के हो, तुम एक चतुर लड़के हो, तुम के लिए हो जाएगा यू, और हो के लिए हो जाएगा आर। और यहाँ पे एक चतुर लड़के और क्लेवर बॉय, तुम एक चतुर लड़के हो, यू आर अ क्लेवर बॉय, यू आर अ क्लेवर बॉय। नेक्स्ट वाक्य है फूल सुंदर हैं, है यहाँ पे यूज हो रहा है प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल सुंदर है, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। हम जाने के लिए तैयार हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू गो, वी आर रेडी टू गो। तो यहाँ पे आप समझ गए, यानी कि 50 क्वेश्चन का आपने प्रैक्टिस कर लिया है, सही है। अब मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसे आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप उसे बना पा रहे हैं कि नहीं। मुझे भी पता लगे कि जब आपको ये कंसेप्ट समझाया गया है तो आप समझे हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे 3 प्रश्न दिए गए हैं, उसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे राम और मोहन अच्छे हैं, राम और मोहन अच्छे हैं। जो दूसरी क्वेश्चन है वो है वे लोग तैयार हैं, वे लोग तैयार हैं। और तीसरा है आप लोग खुश हैं। तो इन 3 वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे ऐसे ही 3 टाइप के वीडियो मिलेंगे। एक तो होगा आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन की, जो कंटिन्यू रहेगी। डेली के डेली 50 ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करने का हम लोग प्रयास करेंगे जो डेली लाइफ में यूज होता है, जिसे हम देखते हैं और अक्सर सुनते हैं। क्योंकि जब वो हमारे टिप्स पर याद हो जाएंगी तो हमें इंग्लिश बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और भी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल पे कोशिश करूँगा कि जो भी ट्रांसलेशन की वीडियो है डेली आ सके, और नहीं आएगी तो 1 या 2 दिनों के बाद, यानी कि गैप करके तो मैं डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है। और पूरी कंसेप्ट समझाने का भी प्रयास करूंगा ऐसे ही। और एक जो वीडियो आएगी वो आएगी, किसी भी टॉपिक ले लीजिएगा, उस पर हम लोग 20 लाइन बोलेंगे साथ में, ठीक है ना। 20 लाइन जब बोलेंगे तो हम ये समझने लगेंगे कि किसी चीज़ के बारे में हमें कैसा कैसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाकर बोलना है, ठीक है। उसमें कब सब्जेक्ट, कौन सा वर्ब, कौन सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, कौन सा प्रीपोजिशन कब कैसे यूज करना है, इस सब सारी चीज़ों को जब हम यूज सीख लेंगे तो हम कोई भी सेंटेंस जो होता है उसे हम लिखना सीख जाएंगे। लिखना भी है, पढ़ना भी है, और दोस्तों बोलना भी है। तो दोस्तों इसी एनर्जी के साथ इस चैनल से जुड़े रहिए, और 3 प्रकार के वीडियो आप देखते रहिए। जब भी आपको यूट्यूब पर अपलोड हो जाए, उसे मिल जाए। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रियल स्पोकन स्टेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर कुछ पढ़ सकें और लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, धन्यवाद।